हेलो दोस्तों, निबल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 9 की थर्ड चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ तथा प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव डाला। उसके बाद हम राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट तथा मंदी के साल के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि हिटलर का उदय और वाइमर गणराज्य के लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ। साथ ही साथ हम नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, नस्लवादी राज्य की स्थापना और मातृत्व की नाज़ी सोच के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय के अंत में हम प्रचार की कला, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध तथा महाध्वंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वाइमर गणराज्य का जन्म। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वाइमर गणराज्य का जन्म 1919 में हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में सम्राट विल्हेम द्वितीय के शासन का अंत हुआ। 1918 में जर्मनी की हार और नवंबर क्रांति के बाद 9 नवंबर 1918 को सम्राट ने त्यागपत्र दे दिया और जर्मनी में गणतांत्रिक शासन की स्थापना की दिशा में कदम उठाए गए। वाइमर गणराज्य को शुरू से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक उग्रवाद और वर्साय संधि के प्रति जनता में असंतोष। ये समस्याएं बाद में गणराज्य के पतन और 1933 में नाजी शासन के उदय का कारण बनी। हमारा अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का असर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन हुए, जो इस प्रकार से हैं। पहला, राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव के तहत ऑटोमन, जर्मन और रूस जैसे साम्राज्यों का पतन हुआ तथा पोलैंड, युगोस्लाविया और फिनलैंड जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। 1919 में वर्साय की संधि हुई और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दूसरा, आर्थिक प्रभाव। युद्ध में भारी नुकसान के कारण यूरोपीय देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तथा यूरोपीय देशों के युद्ध ऋण के कारण अमेरिका विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया। तीसरा, सामाजिक प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जनसंख्या हानि हुई। लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए। चौथा, तकनीकी और सैन्य प्रभाव। टैंक, विमान, जहरीली गैस और मशीन गनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। इस तकनीकी युद्ध ने भविष्य के संघर्षों को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। इसने औपनिवेशिक शासन को कमजोर किया, नए राष्ट्रों को जन्म दिया और आधुनिक युद्ध की रणनीतियों को परिभाषित किया। हमारा अगला टॉपिक है राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य के दौरान राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट ने देश की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। 1919 में वर्साय संधि ने जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध की पूरी जिम्मेदारी थोप दी। जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया और उसे 6 बिलियन मार्क का मुआवजा चुकाना पड़ा। इस संधि को जर्मन जनता ने अपमानजनक माना, जिससे वाइमर गणराज्य की वैधता पर सवाल उठे और राजनीतिक रेडिकलवाद को बढ़ावा मिला। युद्ध के बाद जर्मनी को मुआवजा चुकाने के लिए भारी कर्ज लेना पड़ा, जिससे अर्थव्यवस्था डगमगा गई।
1923 में जब जर्मनी ने कोयला और मुआवजा देने से इनकार किया तो फ्रांसीसी और बेल्जियम सेनाओं ने जर्मनी की प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूहर पर कब्जा कर लिया। इस दौर में रेडिकल समूहों ने जनता के असंतोष का फायदा उठाया, जिसने अंततः 1930 के दशक में महामंदी के साथ मिलकर नाजी पार्टी के उदय को आसान बनाया। हमारा अगला टॉपिक है मंदी के साल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। महामंदी 1929 में शुरू हुई एक वैश्विक आर्थिक मंदी थी जो 1930 के दशक तक चली। यह आधुनिक इतिहास का सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी। यह अमेरिका से शुरू हुई जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अक्टूबर 1929 में शेयर बाजार ध्वस्त हो गया था। इसका असर यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी हुआ, जिसमें भारत भी शामिल था। महामंदी का मुख्य कारण था शेयर बाजार का पतन, बैंकों का दिवालियापन, उत्पादन में कमी, कृषि संकट और वैश्विक व्यापार में कमी। महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। वहां बेरोजगारी और गरीबी चरम सीमा पर थी। इस आर्थिक संकट ने जर्मनों में असंतोष पैदा किया, जिसका फायदा हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने उठाया। हमारा अगला टॉपिक है हिटलर का उदय। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में सेवा करने के बाद वह जर्मनी की राजनीति में शामिल हो गया। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुए, जिसे बाद में नाजी पार्टी में बदल दिया गया। हिटलर ने अपनी वक्तृत्व कला और प्रचार कौशल से पार्टी को लोकप्रिय बनाया। हिटलर ने 1923 में बियर हॉल पुट्स के माध्यम से वाइमर सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जो असफल रही। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष लिखी, जिसमें उनकी विचारधारा और भविष्य की योजनाओं का खाका था। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी को पुनर्गठित किया और इसे एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनाया। उन्होंने प्रचार के लिए रैलियों, पोस्टरों और प्रतीकों का उपयोग किया। नाजी पार्टी ने युवाओं और मध्य वर्गों को आकर्षित किया। इस तरह आर्थिक संकट, जनता की नाराजगी और कमजोर लोकतंत्र ने मिलकर हिटलर के उदय का रास्ता तैयार किया। हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र का ध्वंस। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र का ध्वंस जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने के बाद कई चरणों में हुआ। वाइमर गणराज्य का लोकतांत्रिक ढांचा धीरे धीरे नष्ट किया गया। विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगाए गए और संसद की शक्तियां सीमित कर दी गई। एनाबलिंग एक्ट 1933 के जरिए हिटलर को कानूनी रूप से निरंकुश शक्ति मिली। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन गई। न्यायपालिका और प्रशासन नाजी पार्टी के नियंत्रण में आ गए। विरोधियों को जेल और यातना शिविरों में बंद किया गया। सभी राजनीतिक दलों का विलय कर केवल नाजी पार्टी को वैध घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो गया और हिटलर की तानाशाही स्थापित हुई। हमारा अगला टॉपिक है नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण उनके नेता एडोल्फ हिटलर की विचारधारा पर आधारित था, जिसे नात्सीवाद या राष्ट्रीय समाजवाद के रूप में जाना जाता है। नात्सियों का मानना था कि दुनिया में सिर्फ आर्य नस्ल सबसे शुद्ध और महान है, बाकी सभी नस्लें आर्यों से नीचे है। नात्सियों के अनुसार यहूदी आर्य नस्ल के सबसे खतरनाक शत्रु थे। उन्हें देश की सारी परेशानियों जैसे हार, बेरोजगारी, मंदी आदि का जिम्मेदार ठहराया गया।
अन्य नस्लें जैसे पूर्वी यूरोप के लोग, रोमा समुदाय, अफ्रीकी मूल के लोग, अपंग और मानसिक रोगी भी निकृष्ट नस्लें माने गए। नाज़ी सोचते थे कि जर्मन राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार युद्ध और विजय जरूरी है। युद्ध ही कमजोरों को खत्म कर मजबूतों को आगे बढ़ाता है। नाज़ी विचारधारा में व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं थी, सबसे ऊपर राष्ट्र और हिटलर था। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह नस्लवादी, यहूदी विरोधी और आक्रामक था। उनका सपना था एक ऐसा जर्मनी जहां सिर्फ शुद्ध आर्य नस्ल के लोग हों और बाकी सबको या तो खत्म कर दिया जाए या गुलाम बना दिया जाए। हमारा अगला टॉपिक है नस्लवादी राज्य की स्थापना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब हिटलर और नाजी पार्टी 1933 के बाद सत्ता में आए तो उन्होंने जर्मनी को एक नस्लवादी राज्य में बदल दिया। इसका मतलब था कि सरकार और समाज को नस्ल के आधार पर चलाना। नाजियों का मानना था कि केवल जर्मन आर्य नस्ल ही शुद्ध और श्रेष्ठ है। बाकी लोग जैसे यहूदी, जिप्सी, काले लोग, पोलिश और स्लाव लोग सब निम्न नस्ल के माने जाते थे। यहूदियों को नौकरी, शिक्षा, संपत्ति और नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 1935 के न्यूरमबर्ग कानून के तहत यहूदियों को जर्मन नागरिकता से बाहर कर दिया गया। नाजियों ने शुद्ध रक्त को सुरक्षित रखने की नीति अपनाई। जर्मन लोग किसी यहूदी या निम्न नस्ल के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते थे। नाजियों ने लाखों यहूदियों, जिप्सियों, अपंग लोगों और युद्धबंदियों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा और मार डाला। इसे ही बाद में होलोकॉस्ट कहा गया। हमारा अगला टॉपिक है मातृत्व की नाज़ी सोच। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नाज़ियों के लिए औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य था बच्चे पैदा करना और आदर्श जर्मन नस्ल को आगे बढ़ाना, यानी महिला का जीवन घर, बच्चे और धर्म तक सीमित होना चाहिए। हिटलर चाहता था कि शुद्ध आर्यन महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करें। उनका मानना था कि मातृत्व से ही शुद्धता और ताकत बनी रहती है। मातृत्व को राष्ट्र सेवा माना जाता था। जिन महिलाओं ने 4 से ज्यादा बच्चे पैदा किए उन्हें मदरहुड क्रॉस नामक पदक दिया जाता था। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों को राज्य द्वारा सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाता था। नाज़ी शासन चाहता था कि औरतें दफ्तर या कारखानों में ना जाएं, बल्कि घर पर रहकर भविष्य के सैनिक और नस्ली शुद्ध बच्चे पैदा करें। इसलिए कई पैसे जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील आदि महिलाओं के लिए बंद कर दिए गए। हमारा अगला टॉपिक है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग नाज़ियों के प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। हमारा अगला टॉपिक है महाध्वंस के बारे में जानकारियां। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे।
जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआम को महाध्वंस या होलोकास्ट कहा जाता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।